कभी सोचा है कि एक कानून जो एक बार बन जाता है वो असल में जिंदा कैसे रहता है? मतलब कागज पर तो लिख दिया, पर असल दुनिया में वो कैसे बदलता है, कैसे सांस लेता है? आज हम बात करेंगे भारत के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। ये एक ऐसा कानून है जो बस एक किताब में बंद नहीं है, बल्कि कोर्ट के बड़े बड़े फैसलों के साथ ये लगातार इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है। ये सिर्फ एक श्लोक या कहावत नहीं है। ये वो गहरी सच्चाई है जो 2005 में बने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, आप कह सकते हैं, आत्मा है। ये हमें उस बुनियादी बात की याद दिलाता है कि जब महिलाओं का सम्मान नहीं होता तो समाज की नींव ही हिल जाती है। और इसी सोच ने इस कानून को जन्म दिया। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये कानून सुरक्षा का वादा कैसे करता है। फिर देखेंगे कि शादी की परिभाषा को कैसे परखा गया, किस पर केस हो सकता है, मतलब रिस्पोंडेंट कौन है, ये भी जानेंगे। शेयर्ड हाउस होल्ड या साझा घर पर जो बहस हुई उस पर भी बात करेंगे। और हाँ, न्याय में देरी पर भी एक नजर डालेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये कानून कैसे लगातार बदल रहा है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बुनियादी वादे की, यानी संरक्षण। आखिर क्या था इस कानून में जो इसे इतना इतना रेवोल्यूशनरी बनाता है? सीधी सी बात है, इसने हिंसा से जूझ रही महिलाओं को एक नया सिविल रास्ता दिया, एक ऐसी मदद जो पहले थी ही नहीं। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो इस कानून की कहानी शुरू होती है इस एक शब्द से, व्यथित व्यक्ति या अग्रीव्ड पर्सन। और ये परिभाषा बहुत बहुत बड़ी रखी गई है जानबूझकर, ताकि कोई भी महिला जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है या रही है और उसे लगता है कि उसके साथ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा हुई है, वो इसके दायरे में आ सके। फोकस महिला के अनुभव पर है, ना कि किसी कानूनी दांवपेच पर। अब यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप की परिभाषा में शादी, खून के रिश्ते, इन सब के साथ एक और चीज जोड़ी गई, अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, मतलब शादी जैसे रिश्ते। ये छोटा सा फ्रेज ये आगे चलकर कोर्ट्स में एक बहुत बड़े कानूनी सवाल का सेंटर पॉइंट बन गया। इसी ने भारत में लिव इन रिलेशनशिप्स के कानून को पूरी तरह से बदल दिया। और फिर आता है शेयर्ड हाउसहोल्ड या साझा घर का कॉन्सेप्ट। सच कहूं तो ये एक गेम चेंजर था। इसने ये कहा कि एक महिला का अपने घर पर अधिकार सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, नहीं, बल्कि इस बात से तय होगा कि उसने उस घर में अपनी जिंदगी बिताई है, उस रिश्ते को जिया है। तो ये तो हो गई परिभाषाएं, पर असली सवाल तो ये है कि जब ये परिभाषाएं असल दुनिया में, असल केस में सामने आईं तो क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं हमारा पहला बड़ा केस, इंदिरा शर्मा का मामला। एक 18 साल लंबा लिव इन रिलेशनशिप जिसने इस कानून की हदों को ही चुनौती दे दी। तो कहानी कुछ ऐसी थी। इंदिरा शर्मा और वी शर्मा 1992 से करीब 18 साल तक साथ रहे। सब कुछ साझा था, घर, पैसे, जिंदगी। लेकिन एक पेच था। वी शर्मा पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी कहीं और रहती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल बहुत सीधा था, लेकिन जवाब उतना ही मुश्किल। क्या एक शादीशुदा आदमी के साथ इतने लंबे लिव इन रिलेशनशिप को शादी जैसा रिश्ता माना जा सकता है? क्या इंदिरा शर्मा को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? अब कोर्ट ने इस सवाल का जवाब देने के लिए, आप कह सकते, एक तरह की चेकलिस्ट बना दी कि भाई शादी जैसा रिश्ता तय करने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा। जैसे रिश्ता कितना लंबा चला, क्या वो एक ही घर में रहते थे, क्या उनके फाइनेंस जुड़े हुए थे, क्या समाज उन्हें एक कपल की तरह देखता था। मतलब सिर्फ साथ रहना काफी नहीं था, रिश्ते की गहराई को समझना जरूरी था। तो फैसला क्या आया? कोर्ट ने कहा कि इंदिरा शर्मा का रिश्ता इस परिभाषा में फिट नहीं बैठता, क्योंकि, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता था कि वी शर्मा शादीशुदा हैं। लेकिन कोर्ट ने यहीं एक दरवाजा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला ऐसे रिश्ते में है और उसे ये नहीं पता कि उसका पार्टनर शादीशुदा है, मतलब उसे धोखे में रखा गया है, तो उसे इस कानून के तहत प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कौन मदद मांग सकता है। पर अब अगला सवाल कि मदद मांगी किससे जा सकती है? मतलब इस कानून के तहत जिम्मेदार किसे ठहराया जा सकता है? क्या सिर्फ पति को या किसी और को भी? ये एक और बड़ा सवाल था जो कानून के सामने आया। जब ये कानून बना था तो इसमें बहुत साफ साफ लिखा था। सेक्शन 2Q कहता था कि रिस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ शिकायत हो वो कोई अडल्ट मेल पर्सन
यानी वयस्क पुरुष ही हो सकता है। लेकिन फिर आया हीरालाल हरसोरा का केस और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि ये जो वयस्क पुरुष शब्द हैं ये तो असंवैधानिक है, ये भेदभाव करते हैं, क्योंकि घरेलू हिंसा तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। इस एक फैसले ने रिस्पोंडेंट की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। कानून की इवोल्यूशन की कहानी में एक और बहुत बड़ा चैप्टर है साझा गृहस्थी पर हुई बहस। मतलब एक महिला का घर आखिर है कौन सा, उसे कहाँ रहने का कानूनी अधिकार है। देखिए 2007 के एसआर बत्रा केस में कोर्ट ने कहा था कि साझा घर का मतलब वो घर है जो या तो पति का हो या जिसमें पति का हिस्सा हो। बहुत सीमित परिभाषा थी। लेकिन फिर 2020 में आया सतीश चंद्र आहूजा का केस, जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फैसले ने कहा कि नहीं, साझा घर वो जगह है जहां महिला उस रिश्ते में रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर किसके नाम पर है, पति के या ससुर के। ये एक जबरदस्त बदलाव था जिसने हजारों महिलाओं को उनके रहने के अधिकार की गारंटी। अब देखिए, कानून बना देना एक बात है और उसका फायदा लोगों तक पहुंचना दूसरी। और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? देरी। तो अदालतों ने इस पर भी ध्यान दिया। घरेलू हिंसा के मामलों में वक्त बहुत कीमती होता है, हर एक दिन मायने रखता है। इसी बात को समझते हुए कानून में एक डेडलाइन दी गई है। सेक्शन 12 के तहत दी गई एप्लीकेशन का निपटारा 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, अगर देरी से नमक अपना स्वाद खो देगा तो कानून अपना असर खो देगा। मतलब अगर इस कानून में जो तुरंत राहत देने के लिए बना है उसी में देरी होगी तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इस पूरी यात्रा से, कानून के पार्ट से लेकर कोर्ट के फैसलों तक, हम आखिर क्या समझते हैं? ये कानून आज कहाँ खड़ा है? तो मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली कि प्रोटेक्शन अब कुछ शादी जैसे रिश्तों को भी मिल सकती है। दूसरी कि अब सिर्फ वयस्क पुरुष ही नहीं, घर की कोई भी महिला या अन्य सदस्य भी रेस्पोंडेंट हो सकता है। तीसरी, साझा घर का अधिकार अब मालिकाना हक पर नहीं बल्कि साथ रहने पर आधारित है। और चौथी, न्याय जल्दी मिलना चाहिए, 60 दिन का टारगेट है। तो साफ है, कोर्ट्स ने इस कानून को जिंदा रखा है, इसे समय के साथ बदला है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। अदालतों ने तो कानून की सीमाओं को आगे बढ़ाकर कमजोर महिलाओं को सुरक्षा दी, पर क्या अब संसद की बारी नहीं है कि वो इन सभी बदलावों को, इन नई सच्चाइयों को बाकायदा कानून में शामिल करें, ताकि जो कानून आज कोर्ट के फैसलों में जिंदा है वो कल कागज पर भी साफ साफ लिखा हो? इस पर सोचना जरूरी है।